मित्रों, माँ विंध्यवासिनी मैथ्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग यूपी टीजीटी एग्ज़ामिनेशन 2021 के सॉल्यूशंस की एक सीरीज़ चला रहे थे। उसमें आज हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे। इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 ये 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और उसको देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा ईजीएस्ट वे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि इफ़ x इज़ ए रियल नंबर देन द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हैज़, फर्स्ट ऑप्शन दिया है मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू ज़ीरो, सेकेंड ऑप्शन है मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू ज़ीरो, थर्ड ऑप्शन है मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू वन और लास्ट ऑप्शन है नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये प्रॉब्लम मैक्सिमा मिनिमा का है। तो हमें फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिला 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन। और फिर हम मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू पता करने के लिए इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट को हम ज़ीरो के इक्वल करेंगे। तो जो x की वैल्यू हमें मिल रही है वो मिल रही है -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac यानी 4 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू a यानी 6। चूँकि ये इमेजिनरी वैल्यू है, मीन्स ऐसी आपको x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके लिए आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिले। तो जो हमारा लास्ट ऑप्शन है नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। हम कह सकते हैं इट हैज़ नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इसमें कहता है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है क्यू स्क्वायर माइनस 2pr, सेकेंड ऑप्शन है क्यू स्क्वायर प्लस 2pr, थर्ड ऑप्शन है क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और लास्ट ऑप्शन है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन के ये रूट हैं अल्फ़ा बीटा गामा, तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए यानी माइनस पी, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू डी बाई ए यानी क्यू, और अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए यानी माइनस पी, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू सी बाई ए यानी क्यू, और अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए यानी आर। अब हमें निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा को होल स्क्वायर कर देंगे, तो रिज़ल्ट मिलेगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर गामा प्लस 2 बीटा गामा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 गामा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। अब हमें अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा वैल्यू पता है, ये क्यू है तो क्यू स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू आपको पता करनी है 2 अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ से कॉमन हो सकता है, तो 2 अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन ले लिया, आपको मिला बीटा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा। अच्छा, अब अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आपको पता है माइनस आर और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू पता है माइनस पी, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी क्यू स्क्वायर, और ये सब चीज़ें आप इस साइड लाएंगे माइनस 2pr। तो ये जो ऑप्शन है क्यू स्क्वायर माइनस 2pr ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 23 ये है आपका इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 2 डी एक्स। कहता है कि दिस इज़ इक्वल्स टू log 3/2, सेकेंड ऑप्शन है log 9/8,
थर्ड ऑप्शन है log 2 और लास्ट ऑप्शन है 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इंटीग्रल है 0 to π/2 sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x प्लस 2 dx। तो हम क्या करेंगे कि cos x को हमने मान लिया t है, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, या साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी टी लिख सकते हैं। तो ये माइनस डी टी हो जाएगा, ये t हो जाएगा और ये डी टी हो गया टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, यानी कुल मिला के आपको मिला माइनस टी डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। अब चूँकि आपने वेरिएबल चेंज किया है, cos x को t माना हुआ है, तो अब चूँकि ये जो लिमिट होती है 0 to π/2 ये x की लिमिट है, तो आप इसको अब t की लिमिट में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, आपने cos x को t माना हुआ है, तो व्हेन x इक्वल्स टू 0, अब लोअर लिमिट ले रहे हैं, व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो cos 0 हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, यानी t के टर्म्स में लोअर लिमिट 1 आ जाएगी। और फिर व्हेन x इक्वल्स टू π/2, x की वैल्यू π/2 रखा, अपर लिमिट रखा हमने, तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी अपर लिमिट हो जाएगी 0, यानी हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ओवर 1 to 0 टी डी टी टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। और फिर हमने लिखा इसको, जो माइनस चूँकि बाहर है तो ये इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 0 to 1 ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर टी डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, 0 to 1 टी डी टी अपॉन इसका फैक्टराइजेशन कर दिया t प्लस 2 t प्लस 1। अब इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे, तो रिज़ल्ट आएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 2/t प्लस 2 माइनस 1/t प्लस 1 dt। और फिर इसको अलग अलग इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन 0 to 1 2/t प्लस 2 dt माइनस 0 to 1 1/t प्लस 1 dt। ये 2 बाहर लेंगे तो log ऑफ t प्लस 2 हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 to 1। ये log ऑफ t प्लस 1 हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 to 1। और फिर हम यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, तो आएगा 2 बाहर ही है, ये हो जाएगा log 3 माइनस log 2, और ये log 2 माइनस log 1 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, सिंपली log 2 आएगा यहाँ पे। तो कुल मिला के रिज़ल्ट आया 2 log 3 माइनस 2 log 2 माइनस log 2, यानी 2 log 3 माइनस 3 log 2, यानी इसको लिख सकते हैं log 3 स्क्वायर यानी log 9 माइनस 2 क्यूब यानी log 8 log 9/8। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, log 9/8, ये आपका सेकेंड ऑप्शन है, log 9/8 ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि इफ़ z इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट थीटा, देन आर्गुमेंट ऑफ 1 + z अपॉन 1 + z बार इज़ इक्वल्स टू। तो यूनिट मॉडुलस का मतलब है कि मॉड ऑफ z जो होगा वो 1 होगा। अच्छा, अब ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है माइनस थीटा, सेकेंड ऑप्शन है π/2 माइनस थीटा, थर्ड ऑप्शन है थीटा, और लास्ट ऑप्शन है पाई माइनस थीटा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हमें आर्गूमेंट ऑफ 1 + z अपॉन 1 + z बार पता करना है, तो हमने दोनों में ऊपर नीचे z से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आर्गूमेंट ऑफ 1 + z इंटू z अपॉन आर्गूमेंट ऑफ अपॉन 1 + z बार इंटू z, और z को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो आपको रिज़ल्ट मिला आर्गूमेंट ऑफ 1 + z इंटू z, ऊपर z होगा, और नीचे जो है ये z अंदर जाएगा, तो z प्लस z बार। अब ये मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर हो जाएगा z बार, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि मॉड ऑफ z हमारा कितना है 1। तो log ऑफ 1 + z अपॉन 1 + z इंटू z, यानी सिंपली आया आर्गूमेंट ऑफ z। आर्गूमेंट ऑफ z हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है कि z इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस एंड आर्गूमेंट थीटा, तो आर्गूमेंट ऑफ z हो जाएगा थीटा, यानी ऑप्शन होगा आपका थीटा। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है सी थीटा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, कहता है कि सीक्वेंस log x log ऑफ x² y और log ऑफ x³ y² एंड सो ऑन इज़ GP AP HP बोथ GP एंड HP, ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम इसका डिफरेंस लेते हैं। तो log ऑफ x² y माइनस log ऑफ x, तो ये हो जाएगा log ऑफ x² बाई xy हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा xy, और फिर x से x कैंसिल होगा, log ऑफ x/y आ जाएगा, यानी इस टर्म और इस टर्म का जो डिफरेंस है
वो आपको मिला log ऑफ x बाई वाई। फिर इसका और इसका डिफरेंस लेके देखते हैं। तो log ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई वाई स्क्वायर माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर बाई वाई, तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ एक्स क्यूब बाई वाई स्क्वायर इंटू ये चीज़ चूँकि नीचे आएगी तो ये उल्टा हो जाएगा, तो y बाई एक्स स्क्वायर, यानी आपको मिला log ऑफ x बाई वाई। तो चूँकि डिफरेंस आपको सेम मिल रहा है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 में कुछ करना नहीं, आपसे सिंपली पूछ रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज़। तो यहाँ पे जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ रहे हैं उसमें वो सिंगल टाइम यानी एक ही बार उसको डिफरेंशिएट किया गया है y को। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा। तो आपको सेकेंड ऑप्शन जो दिया हुआ है B1 ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। कहता है एक स्टोन थ्रोन अप is caught by the thrower after 6 seconds. What will be the velocity of stone after 2 seconds of throwing? G is equals to आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, और जो फर्स्ट ऑप्शन है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड है, सेकेंड ऑप्शन है 10.2 मीटर पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है 19.6 मीटर पर सेकेंड, और लास्ट ऑप्शन है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको देखते हैं। यहाँ से स्टोन को थ्रो किया गया विथ सम वेलोसिटी, ये मैक्सिमम हाइट अटेंड किया, और फिर यहाँ से ये वापस नीचे आया, और इस पूरे प्रोसेस में इसको कुल 6 सेकेंड लगते हैं। तो फॉर्मूला हमने यूज़ किया v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हम इस डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे और नीचे की जो डायरेक्शन है इसको पॉजिटिव लेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो नीचे की तरफ होगी, तो v को हमने u मान लिया। जितने वेलोसिटी से इसको फेंका जाएगा, जब ये वापस इस पॉइंट पे आएगा तो सेम इसकी वेलोसिटी होगी, तो u हो गया। और फेंकते समय इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो माइनस u लिख देंगे। एक्सेलरेशन जो होगा वो g होगा प्लस g होगा क्योंकि नीचे की तरफ है, इंटू t। तो अब जो t की वैल्यू दिया हुआ है वो 6 सेकेंड दिया हुआ है, इस पूरे प्रोसेस में 6 सेकेंड दिया हुआ है। तो t को हम 6 सेकेंड रख देंगे, माइनस u प्लस u 2u हो जाएगा, 2u इज इक्वल टू 6g, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 3g होगी। अब आपसे कहता है कि व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ थ्रोइंग। तो अगेन हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हमने यूज़ किया। फाइनल वेलोसिटी पता करनी है, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है और कितनी है आपको दिया हुआ है 3g। तो चूँकि साइन हम यूज़ करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में साइन माइनस होगा, तो माइनस 3g प्लस g इंटू 2, और ये आपका हो गया माइनस 3g प्लस 2g, यानी v जो है माइनस g आया। माइनस g मतलब जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो भी ऊपर की तरफ होगी, और कितनी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। आइए मित्रों, अब 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं, 28 क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहता है कि राम कैन थ्रो ए बॉल वर्टिकली टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 40 मीटर, देन ही कैन थ्रो द बॉल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टू विच मैक्सिमम डिस्टेंस। यानी राम ने पहले बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, और जो मैक्सिमम हाइट है वो 40 मीटर तक है, यानी 40 मीटर तक फेंक सकता है। फिर उसने बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका, तो आपको पता करना है कि बॉल कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्टिकली अपवर्ड जब फेंक रहा है तो फार्मूला जो आप यूज़ करोगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। इनिशियल वेलोसिटी मान लिया u है माइनस 2g, और h मैक्सिमम हाइट है 40, यानी 80g इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यानी इनिशियल वेलोसिटी आपको मिली 80g। यानी जो राम है वो जो मैक्सिमम स्पीड से जो फेंक सकता है, उसकी जो बॉल को जो वो फेंकेगा, तो जिस स्पीड से फेंकेगा वो स्पीड होगी √80g। अब हम ये पता करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम कंज्यूम हुआ, इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम कंज्यूम हुआ, यानी
जब उसने बॉल को फेंका तो मैक्सिमम हाइट तक जाने तक बॉल ने कितना टाइम कंज्यूम किया, तो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, u माइनस जी टी, टी इज इक्वल्स टू यू बाई जी, और u की वैल्यू आपको 80g मिला हुआ, अंडर 80g बाई जी, तो ये आपको टाइम मिला। अब अगर राम इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फेंकता है तो हम कह सकते हैं कि बॉडी जो है रेस्ट से गिरे, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी की होगी वो 0 होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बॉडी जा रही है। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो बॉडी की होगी वो 0 होगी, यानी बॉडी फ्री फॉलिंग बॉडी की तरह बिहेव करेगी। तो चूँकि यहाँ से यहाँ तक जाने में यानी वेलोसिटी 0 होने में टाइम लग रहा है अंडर रूट 80g, इसलिए जब ये वेलोसिटी 0 होके फिर वापस बॉडी आएगी तो उस समय भी उतना ही टाइम लगेगा अंडर रूट 80g। यानी कह सकते हैं जब बॉडी फ्री फॉलिंग बॉडी की तरह बिहेव करेगी तो उसको जो टाइम लगना है सरफेस तक पहुंचने में वो इतना टाइम लगना है अंडर रूट 80g बाई जी। यानी जब राम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे फेंकेगा तो जब बॉडी ज़मीन पे पहुंचेगी तो उसको जो टाइम लगेगा वो अंडर रूट ये सेम टाइम लगेगा अंडर रूट 80g बाई जी। अब आते हैं जो हमारा क्वेश्चन का लास्ट स्टेप है उस पर। अब आपको पता करना है कि हॉरिजॉन्टली इसी वेलोसिटी से अंडर 80g से अगर ये फेंक रहा है तो कितना डिस्टेंस ये फेंक पाएगा। तो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चूँकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है। तो कुल मिला के जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा, यानी फॉर्मूला लगेगा s इक्वल्स टू यू टी। u आपका अंडर रूट 80g है और जो टाइम इसको वापस ज़मीन तक पहुंचने में लगेगा वो होगा ये अंडर रूट 80g बाई जी। तो अंडर रूट 80g u की वैल्यू हो गई, ये टाइम हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया, जी कैंसिल हो जाएगा, आपको 80 मीटर, ये आपको करेक्ट ऑप्शन मिला 80 मीटर। मित्रों जो क्वेश्चन नंबर 30 है ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि द टू कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0 एंड 7x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। इफ द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द डायगोनल इज दिस, द इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल इज, आपको ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, 7x माइनस 11y इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा ये पैरेललोग्राम है। कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हमने ये ले लिया, ये इसको मान लिया O, यानी OB और OA ये कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हैं। OB की जो इक्वेशन है वो 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0 है। OA की इक्वेशन है 7x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो चूँकि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है इस इक्वेशन में चाहिए, इस इक्वेशन में 0 है, इसलिए इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ये पॉइंट जो होगा वो 0 0 होगा। अच्छा, इसमें जो डायगोनल है, दो डायगोनल होंगे और एक डायगोनल की इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये जो डायगोनल होगा वो ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो डायगोनल है वो 0 0 होके जाता है, और अगर इसका इक्वेशन, इस डायगोनल का इक्वेशन अगर ये है तो ये पॉइंट इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चूँकि 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये जो इक्वेशन होगी, ये वाली जो इक्वेशन होगी वो इस डायगोनल की होगी। आपको इस डायगोनल की इक्वेशन निकालनी है। तो इस डायगोनल की इक्वेशन निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे, और फिर हमें पता है कि डायगोनल जो है मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे। अब ये कोऑर्डिनेट पता हो गया, ये कोऑर्डिनेट 0 0 है, ये पॉइंट जो है, ये जो लाइन है ये इस पॉइंट और इस पॉइंट से होके जा रही है, दोनों के कोऑर्डिनेट पता है, तो इसकी इक्वेशन हम निकाल लेंगे। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। जब हम इसके इक्वेशन और इसके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आएगा, और मैंने सॉल्व किया हुआ है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए इज़ -2/3 7/3, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा -2/3 7/3, और बी का जो आएगा वो आएगा 5/3 -4/3। अब चूँकि ये दोनों कोऑर्डिनेट पता हो गए तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट इज़ 1/2 1/2। अब आपको इक्वेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कोऑर्डिनेट पता हो गया, ये आपको
पता ही है दूसरा पॉइंट। तो ऐसा नहीं आप इक्वेशन निकालें, अब बस सिंपली इस पॉइंट को यहाँ पे सेटिस्फाई करा दें कि इन इक्वेशंस में से कौन सा इक्वेशन इस पॉइंट के द्वारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ये सेटिस्फाई नहीं होगा। फाइनली हम ये देखते हैं कि 1/2 - 1/t = 0। तो ये पॉइंट ये इक्वेशन जो इस पॉइंट के द्वारा सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ये लाइन का इक्वेशन जो होगा वो ये होगा x - y = 0, क्योंकि 0 0 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है। तो ये आपका फाइनल आंसर है x - y = 0। मित्रों, अब आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30th क्वेश्चन है। 30th क्वेश्चन कैसा है कि x + 1/x = 2 cos π/5, देन x पावर 5 + 1/x पावर 5 इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया -2 0 1 5। ये जो क्वेश्चन है ये डी मैवर थ्योरम पे है। तो हमने एज्यूम कर लिया, हमने मान लिया कि माना x = cos π/5 + I sin π/5। तो x + 1/x हो जाएगा cos π/5 + I sin π/5 प्लस cos π/5 + I sin π/5 पावर -1, क्योंकि 1/x का मतलब है x पावर -1, तो x पावर -1। अब अकॉर्डिंग टू डी मैवर थ्योरम ये हो जाएगा cos π/5 + I sin π/5, और ये हो जाएगा cos π/5 - I sin π/5। ये कैंसिल होगा, यानी 2 cos π/5 ये चीज़ आपको मिल जाएगी। यानी आपको x की जो वैल्यू रखनी है वो रखनी है cos π/5 + I sin π/5। अब जो हमारा रिज़ल्ट है उस पर आते हैं। x पावर 5 + 1/x पावर 5 की वैल्यू पता करनी है। तो x पावर 5 + x पावर -5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा cos π/5 + I sin π/5 होल पावर 5 प्लस cos π/5 + I sin π/5 होल पावर -5। तो अकॉर्डिंग टू डी मैवर थ्योरम ये 5 जो है यहाँ एंगल से मल्टीप्लाई होगा, तो यानी आपको cos π/5 × 5 होगा, तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, cos π + I sin π और cos π - I sin π दूसरा वाला मिलेगा, प्लस I sin π और माइनस I sin π कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा cos π + cos π यानी 2 cos π यानी -2, 2 × -1, cos π की वैल्यू -1 होती है, 2 × -1 यानी -2। यानी आपका जो फाइनल आंसर होगा वो -2 होगा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा।